हेलो दोस्तों, मैं नीलू वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ साइंस के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी सीएचएसएल के ग्रुप डी के सभी जगह से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसा जो हमें लगता है कि आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को कलेक्ट करके आप लोगों के लिए एक सीरीज चलाई जा रही है। तो आज उस सीरीज का पहला पार्ट है जो कि आप लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, बहुत ही यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। क्या है? जब एक वस्तु पानी में डाली जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है और आपको बताना है कि वह कौन सा बल है। जब किसी वस्तु को हम पानी में डालते हैं तो उसको नीचे की तरफ से एक बल ऊपर की तरफ धक्का देता है। आपने भी ये फील किया होगा अगर आपने कभी ऐसा प्रैक्टिकल किया है तो फ्रेंड्स, उस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे तीन सिचुएशन जनरेट होती है। कौन कौन सी? एक तो वह वस्तु जिसको हम पानी में डुबो रहे हैं, कोई वस्तु जिसको हम पानी में डुबो रहे हैं, अगर उस वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो वस्तु है वो पानी में डूब जाएगी। सेकेंड सिचुएशन क्या होती है? अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है तब क्या होगा? तब जो वस्तु है वो पानी में डूबती हुई तैरेगी, यानी वो उसकी सतह पे कुछ इस तरीके से वो तैरेगी, पूरी डूबेगी नहीं। ओके। थर्ड सिचुएशन क्या होती है? अगर उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से ज्यादा है तब क्या होगा? तब जो वस्तु है वो पानी के ऊपर उसकी सतह पर तैरती है इस तरीके से। ठीक है, तो तीनों सिचुएशन आपको क्लियर हो गई होगी। चलती हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। कौन सा तत्व अधिकतम गलनांक और क्वथनांक रखता है? टंगस्टन, स्वर्ण, लिथियम, ओस्मियम। आपको फ्रेंड्स क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है। जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं उसका आंसर आपको लिखते चलना है। इससे क्या होगा, लास्ट में आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आपने 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन हैं जो कि राइट अटेम्प्ट किए हैं। ओके, लास्ट में आप लोग को कमेंट करके मुझे बताना है कि कितने आंसर आपने राइट किए हैं, आपका स्कोर कितना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों अधिकतम होता है। गलनांक और क्वथनांक क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका। तो ये होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना होता है इसका? अगर क्वथनांक की बात करें तो वो होता है फ्रेंड्स 5555 डिग्री सेल्सियस, 5555 डिग्री सेल्सियस। गलनांक क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस पे कोई वस्तु पिघलने लगती है, गलने लगती है, वह उसका गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक क्या होता है? तो वह टेम्परेचर जिस पे कोई वस्तु वाष्प में परिवर्तित होने लगती है, वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्लियर है सबको? तो टंगस्टन का गलनांक और क्वथनांक दोनों सबसे ज्यादा होता है, और कितना होता है आप देख ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस पादप समूह का विशिष्ट गुण परागण होता है? तो परागण यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने इमेज लगा दिया है। परागण की प्रक्रिया किसमें होती है? तो इसका हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधे, यहाँ हिंदी भी लिख देते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनका एक विशिष्ट गुण होता है परागण का। क्लियर है सबको? चलो, किस तापमान पर जल जलीय और गैसीय दोनों अवस्थाओं को धारण कर सकता है? तो जलीय और गैसीय दोनों अवस्थाओं की बात हो रही है। अब आप खुद अज्यूम करिए कि क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसपे जो पानी है एक साथ वो जल में भी, मतलब जल में भी वो आ सकता है, जल वाले रूप में भी, और वाष्प में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसा कोई भी टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में आप देख रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? जल ये बर्फ में बनने लगता है, आइस में कन्वर्ट होने लगता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व तो सबसे अधिकतम होता है। यहाँ पे आप 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आने के बाद जो आइस होती है वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट कर देती है। 100 डिग्री सेल्सियस इस पे क्या होता है? कोई भी जल जो होता है वो वाष्प में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। तो नन ऑफ दिस इसमें हो जाएगा राइट आंसर। ऐसा कोई भी टेम्परेचर नहीं है जिसपे जल जलीय और गैसीय दोनों अवस्थाओं को धारण कर सके। चलो आगे बढ़ेंगे। समूह 1 के तत्व कहलाते हैं।
तो समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं? आवर्त सारणी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, पीरियोडिक टेबल की। ये होती है इस तरीके से आपकी आवर्त सारणी। यहाँ से शुरू होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से ये चलता है। तो यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। किसमें? एक होता है ग्रुप, दूसरा होता है पीरियड। यानी कि इस तरीके से जो 36 कॉलम बने होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आवर्त कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं, लंबवत कॉलम जो इस तरीके से बने होते हैं, इसको कहते हैं ग्रुप। ग्रुप या फिर इसी को हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? समूह। तो समूह की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं? आपको बताना है ग्रुप 1। यही है, देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से नीचे ये और होते हैं। तो ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है क्षारीय धातुएं। ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्षारीय धातुएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं इसमें हाइड्रोजन को अगर स्किप कर दिया जाए, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं ये क्या करते हैं? जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। और हाइड्रोक्साइड जो होता है प्रबल क्षारीय होता है, तो इसीलिए ग्रुप 1 के एलिमेंट क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? क्षारीय धातुएं कहलाती हैं। सबको क्लियर हो गया ना? अच्छा हाँ, अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि ग्रुप 2 के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु और ग्रुप 1 के एलिमेंट को कहा जाता है क्षारीय धातु। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा गैर संवहनीय पौधा है? तो गैर संवहनीय पौधा क्या होता है? वे पौधे जिनमें संवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं, संवहन तंत्र का उन पे अभाव होता है, तो ऐसे पौधों को फ्रेंड्स कहते हैं गैर संवहनीय पौधा। और ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर। कारा जो पौधा होता है उसे फ्रेंड्स कहते हैं गैर संवहनीय पौधा। चलो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के लिए निम्न में से सत्य या असत्य कथन बताइए। तो आपको पहले जो स्टेटमेंट दिया है उसको रीड करना है ध्यान से, उसके बाद आपको अपना आंसर देना है। तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं क्या है यहाँ पे। पहला अगर देखें तो जल, समुद्र में जो जल होता है उसकी बात हो रही है। ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? राइट दिया है, कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। तो जब दोनों स्टेटमेंट राइट है तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य है। ओके चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतःस्रावी ग्रंथियों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले आप जानिए कि ग्रंथियां जो होती हैं 3 प्रकार से उनको डिवाइड किया जाता है। ग्रंथियों को, जो हमारे बॉडी में ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी? यहाँ पे लिख देते हैं। एक होती है बहिस्रावी, बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। क्या होती है फ्रेंड्स? मिश्रित ग्रंथि। तो ये जो तीनों ग्रंथियां होती हैं इन सबके अलग अलग कार्य होते हैं। बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है ये नलिका युक्त होती है, इसमें वाहिनियां पाई जाती हैं। लेकिन अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है इनमें नलिकाओं का अभाव होता है, नलिका विहीन ग्रंथि होती है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या होती हैं? नलिका विहीन ग्रंथि होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। एग्जाम्पल अगर आपसे ये पूछ ले कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि हो गई, है ना, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, एड्रेनल ग्रंथि हो गई, ये सभी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। चलो क्लियर हो गया सबको? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी पर दुर्बल तत्वों की क्या विशेषता है? तो दुर्बल तत्वों की विशेषता ये होती है कि जब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना जब हम उनकी बनाते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उनके जो बाहरी 2 कक्ष होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, कक्ष होते हैं KLMN, इस तरीके से कक्ष होते हैं, उपकक्ष होते हैं, सेल और सबसेल। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का अच्छे से वितरण किया जाता है, जिनकी संख्या होती है 2, 8, 18, 32, इस तरीके से। तो जो दुर्बल तत्व होते हैं, वीक एलिमेंट होते हैं आवर्त सारणी के,
उनके बाहरी 2 कक्ष जो होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, यानी कि दोनों ही फुलफिल नहीं होते हैं, आधे भरे हुए होते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलो आगे देखेंगे। जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः डॉट डॉट बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुष्प का अभाव होता है, इनमें पुष्प नहीं पाया जाता है। ओके, तथा इनके बीज का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग, जिसको कि अंडाशय कहा जाता है, में नहीं होता, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होते हैं। तो ऐसे जिम्नोस्पर्म को क्या कहा जाता है? नग्न बीजधारी कहा जाता है, क्योंकि जो इनके बीज होते हैं उस पर कोई भी आवरण नहीं होता, कोई भी आप कह सकते हैं ना कोई पत्ती होती ना कोई छिलका होता है, तो इसलिए उनको नग्न बीजधारी कहा जाता है। बाकी आगे आप देख सकते हैं कई सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में ही इसमें ऐड हो गई है, क्योंकि इसमें पुष्प का अभाव होता है। एक पॉइंट यहाँ से आपको ये मिलता है कि इस जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसमें फूल नहीं पाए जाते, फूल नहीं होते हैं इसमें। इनके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जननांग यानी अंडाशय में नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है? पादप की जनन संरचनाओं के सतह पर ही ये विकसित हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। धातु का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण वह चमकदार सतह करती है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। धातु का वह गुण जिसके कारण वो सतह को चमकदार बनाती है उसको कहा जाता है धातु में प्रदीपन। धातु में प्रदीपन, ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं आघात वर्धनीयता दिया है ऑप्शन बी में। आघात वर्धनीयता क्या होता है इसको भी आप लिंक करके यहाँ पे जान लीजिए। आघात वर्धनीयता किसी धातु का वह गुण होता है जिसके कारण यह पता चल पाता है कि उस धातु को किस हद तक पीटा जा सकता है, किस हद तक उसे आघात पहुंचाया जा सकता है। धातुओं को पीट कर पतले चादर में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आघात वर्धनीयता क्या होती है। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, सबसे पहले तो मुकुलन प्रजनन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो कि अलैंगिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक का मतलब है कि उनके लिए मेल और फीमेल दोनों लिंगों का होना जरूरी नहीं, एक जीव सेल्फ मतलब खुद से अलैंगिक प्रजनन कर सकता है। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, जो जीव होते हैं जिनको जनक कहा जाता है उनकी बॉडी पे ढेर सारी पतली पतली एक या एक से अधिक नलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और ये जो नलिकाएं होती हैं ये खुद में ही टूट करके एक नए जीव का निर्माण कर देती हैं। तो इस प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है, और ये प्रजनन जो जीव करता है उसको फ्रेंड्स कहते हैं हाइड्रा। क्या कहते हैं? हाइड्रा। तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा राइट आंसर। एक लेंस की शक्ति इसकी डॉट डॉट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लेंस की शक्ति, लेंस की जो पावर होती है, जो उसकी क्षमता होती है, वो किसके समान, किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो उसकी फोकस दूरी के, त्रिज्या के, फोकस के या वक्रता त्रिज्या के, किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है फ्रेंड्स? फोकस दूरी के। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेंस की अगर शक्ति या पावर P है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/f के। यहाँ से एक और क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। जो लेंस की शक्ति होती है उसका मात्रक क्या होता है? तो वैसे तो शक्ति का मात्रक आपको पता है वॉट होता है, लेकिन लेंस की शक्ति है तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर में इसका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, ये डायोप्टर। और फोकस दूरी, दूरी है लास्ट में, है ना, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, फोकस दूरी का मात्रक भी मीटर ही होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, लेंस की शक्ति का मात्रक अगर पूछे तो क्या होता है? डायोप्टर होता है, और लेंस की जो शक्ति होती है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलो आगे बढ़ेंगे। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करता है ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन देखेंगे, वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण पर, वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर पर, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। तो गुरुत्व द्वारा किया गया जो कार्य होता है W = m × g × h। तो यहाँ पे आप देखेंगे W जो है किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान पे, गुरुत्वीय त्वरण पे और h पे, ऊंचाई पे, है ना। तो वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है, तो ये तो होगा नहीं राइट आंसर। दूसरा, वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर पे, तो यही इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी दो पिंड की बात होगी तो इनकी जो ऊंचाइयों में अंतर होगा उस पर भी ये डिपेंड करेगा। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डॉट 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 प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। तो कौन सा एलिमेंट है जो प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता? तो वो एलिमेंट जिनकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है ना, जिनकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है, तो किसी भी एलिमेंट से बड़े आसानी से वो अभिक्रिया कर सकते हैं, तो इसलिए वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। तो ऐसे एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो ये सारे एलिमेंट जो होते हैं अधिक अभिक्रियाशील एलिमेंट कहलाते हैं। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? कैल्शियम मिल रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होते हैं ये शक्रिया श्रेणी के ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं। नीचे के जो एलिमेंट होते हैं वो कम अभिक्रियाशील होते हैं और जो ऊपर के एलिमेंट होते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, और इसीलिए ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। क्लियर है सबको? चलो आगे देखेंगे। साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं आपको बताना है। तो जो स्थायी ऊतक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से होते हैं? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा राइट आंसर। कौन कौन से होते हैं? पेरेन्काइमा, फ्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों का काम क्या क्या होता है? तो जो पेरेन्काइमा होते हैं पादपों का अधिकांश शरीर इन्हीं से बना होता है। कोलेनकाइमा जो होते हैं ये पादपों के तनों के जो हाइपोडर्मिस होते हैं उसमें पाए जाते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये पौधों के कठोर भागों में पाया जाता है क्योंकि ये मृत कोशिकाओं का बना होता है। क्लियर है सबको? चलो आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? पीएच मान किस विलयन का न्यूनतम होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं आपको ऑप्शन में, किसका कितना पीएच मान होता है। अगर हम बात करें रक्त की, तो जो हमारा ब्लड होता है क्षारीय विलयन होता है, और अगर क्षारीय विलयन है तो इसका मतलब कि 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक कितना होता है? ये 7.3 से 7.5 के बीच में होता है रक्त का पीएच मान। शुद्ध जल प्योर वाटर है तो इसका पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स? ये होता है 7.0। डिटर्जेंट ये भी क्षारीय विलयन है तो इसका भी पीएच मान हमेशा 7 से ज़्यादा ही होगा, ग्रेटर देन 7, 7 से अधिक होता है। और उसके बाद हम देखेंगे नींबू का रस। तो नींबू का रस अम्लीय विलयन है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, तो ये जो है ये 7 से कम होगा। अब आप देखेंगे कि इसमें कौन सा है जो कि पीएच मान सबसे कम होगा। तो ये 7.3, 7.5 7 से अधिक हो गया। ये जो शुद्ध जल 7 है, डिटर्जेंट ये भी 7 से अधिक है, नींबू का रस यही सिर्फ 7 से कम है। तो सबसे कम पीएच मान नींबू के जूस का होगा। ठीक है, इस तरीके से पीएच मान भी अगर आपको पूछता है, कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान होते हैं जैसे ब्लड हो गया, सिरका हो गया, और शुद्ध जल का तो मैंने बताया ही आपको 7 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ऐसे 2-4 चीज़ें हैं जिनके पीएच वैल्यू जो है वो आपको याद कर लेनी चाहिए। रक्त का तो आप लोग याद ही कर लीजिए क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। परमाणु संख्या डॉट डॉट वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आया था इसके पहले कि कौन से जो एलिमेंट होते हैं किस ग्रुप के क्षारीय धातुएं कहलाती हैं। तो उसमें आपने क्या देखा था? ग्रुप 1 के एलिमेंट है ना। ग्रुप 1 जो था हमारा, ग्रुप 1 इसके जो एलिमेंट थे वो क्षारीय धातु कहलाते थे। कौन कौन से एलिमेंट थे? तो ये देखिए, हलीना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, के, आरबी, इस तरीके से। तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं और ये क्षारीय धातुएं बनाते हैं। तो क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा इसमें से? देखिए आपके ऑप्शन में यहाँ परमाणु क्रमांक दिया है, तो परमाणु क्रमांक किसका? सबसे पहले हम लोग यहीं से एक एलिमेंट को ही उठा के चेक कर लेते हैं कि जो लास्ट के ऑर्बिट होगा, जो लास्ट वाला कक्ष होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं क्षारीय मृदा धातुओं में। तो अगर आप हाइड्रोजन का देखेंगे परमाणु क्रमांक तो कितना होता है? 1 होता है। लिथियम का कितना होता है? 3 होता है। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है। इस तरीके से होता है। तो देखिए बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, जब लिथियम का आप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या होगा? 2 1। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का जब हम करेंगे तो क्या होगा? 2 8 1, बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 8 1। यानी आपने क्या देखा कि जो बाहरी कक्ष है, जो सबसे आउटर सेल है, उन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। सब में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देखेंगे डी वाला जो ऑप्शन है उसमें दिया है परमाणु क्रमांक 11। तो जिस एलिमेंट का परमाणु संख्या 11 होगी, यानी कि सोडियम जो है
वो जो तत्व है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि वो क्षारीय धातु है तो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा जल से अभिक्रिया करके। क्लियर है सबको? चलिए, तो ऑप्शन डी इसमें राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो कोयला और पेट्रोल जो होते हैं उसमें क्या मौजूद होता है फ्रेंड्स? उसमें होता है नाइट्रोजन और सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर कोयला और पेट्रोल में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पौधे आप देखते हैं जब प्रकाश, जिस तरफ से प्रकाश आता है पौधे उसी तरफ झुकते हैं, है ना। प्रकाश की तरफ ही पौधे क्या करते हैं? झुकते हैं, यानी उनकी वृद्धि उसी तरफ होने लगती है। तो जब किसी पौधे के अंग की वृद्धि किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? धनात्मक प्रकाशनुवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनात्मक प्रकाशनुवर्तन। क्लियर है सबको? चलो अगला क्वेश्चन है, बे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स 2 बीज पत्र जिनमें होंगे उनको क्या कहा जाता है? द्विबीजपत्री पौधे। द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है जिनके बीज में 2 पत्र होते हैं, 2 पटल होते हैं, जैसे आम हो गया, चना हो गया, है ना। और एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं उसमें उनके जो बीज होते हैं सिर्फ एक ही होते हैं, उसमें कोई पटल नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से पौधों का डिवाइडेशन बीज पत्रों के आधार पे भी किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं इनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। कौन सी जड़ें पाई जाती है फ्रेंड्स? मूसला जड़ें इनमें पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल चना हो गया, है ना। चना, सरसों, ये सभी जो होते हैं ये द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के बराबर संख्या में परमाणु होते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट सही दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है? राइट है। चलिए ऑप्शन बी पे चलते हैं। किसी वस्तु का भार उसके अपरिवर्तित होता है। किसी वस्तु का भार अपरिवर्तित होता है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ये गलत दिया है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी में आप देखेंगे केवल ए सत्य है। केवल ए क्या है? सत्य। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो अब इसमें पूछ रहा है कि एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए यहाँ पे N नाइट्रोजन है ना, इसका होता है एक परमाणु यहाँ दिया है। H4 है ना, तो H का यहाँ पे कितने परमाणु दिए हैं? 4 परमाणु दिए हैं। क्लोरीन का कितना परमाणु दिया है? 1 दिया है। तो सबको ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 1 4 5 एंड 1 6। तो कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, शुक्र वाहिनी से आने वाली पेशीय नलिका से जुड़कर एक सामान्य मार्ग बनाती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो शुक्र वाहिनी फ्रेंड्स मूत्राशय से जुड़ करके एक पेशीय नलिका से जुड़कर एक सामान्य मार्ग बनाती है जिसको क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। तो सोडियम सल्फेट बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको रासायनिक सूत्र बताना है। यहाँ पे क्या होता है? Na2SO4। सोडियम सल्फेट Na2SO4। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा राइट आंसर। चलो आगे देखेंगे, एक उभयलिंगी पुष्प होता है। तो उभयलिंगी पुष्प क्या होता है? सबसे पहले आप ये जानिए, उभयलिंगी है ना, यानी कि इसमें नर और मादा दोनों जो है वो एक ही पौधे में पाए जाते हैं, एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के फूल खिलते हैं उन्हें कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। तो ये होता है सरसों। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सरसों, मटर, गुड़हल, इसके बाद खीरा, गर्मियों में जो कि आप बहुत खा रहे हैं, ये सभी जो पुष्प होते हैं इन सबके ये किसमें आते हैं? उभयलिंगी पुष्प के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजित बंध अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि। तो जो सहसंयोजी बंध होते हैं उनमें गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत निम्न होते हैं। तो जिन एलिमेंटों में इस प्रकार के बंध बने होते हैं, सहसंयोजक बंध जिसे हम कहते हैं, उनका क्या होता है? उनके बीच जो अंतराण्विक बल होता है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमजोर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर।
चलिए आगे देखेंगे, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार, तो देखिए भार बराबर, भार W से हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं भार को, तो भार बराबर होता है m इंटू जी। m है यहाँ पे द्रव्यमान और g है गुरुत्वीय त्वरण। तो सबसे पहले आप जानिए ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ध्रुवों पर इसका मान सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और विषुवत रेखा पे इसका मान न्यूनतम होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं W प्रोपोर्शनल टू G, यानी G का मान जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग W का मान होगा। और यहाँ आपको यही तो बताना है, किसी पिंड को जब विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाएगा तो उसका भार क्या होगा, क्योंकि G का मान ध्रुवों पर ज्यादा होता है, तो जब G का मान ज्यादा होगा तो W का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी जो W का मान, जो भार है वो क्या होता है फ्रेंड्स, बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए द्रव्यमान जो है वो कांस्टेंट रहेगा, द्रव्यमान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन भार में क्योंकि G भी इंक्लूड होता है, G से मल्टीप्लाई, जब द्रव्यमान में G से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें भार प्राप्त होता है। तो अगर भार पूछ रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल G होता है, और G का मान बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा, और अगर G का मान कम होगा तो भार का मान भी कम होगा। क्लियर है सबको? चलिए आगे देखेंगे, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये होता है 1200 से 1400 ग्राम। ठीक है, 1200 से 1400 ग्राम होता है इस मस्तिष्क का वजन, जो कि हमारी खोपड़ी में पाई जाती है। जो मस्तिष्क होता है आपको पता ही है, पूरी बॉडी को कंट्रोल यहीं से किया जाता है। इसमें लगभग 10,000 न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कितने? 10 के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और यही जो न्यूरॉन्स होते हैं ये पूरी बॉडी के क्रिया, यानी जो एक्टिविटी होती है हमारी, उन सबको ये कंट्रोल करते हैं। क्लियर है सबको? चलो आगे देखेंगे, पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है। तो पांचवा आवर्त यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें बताना ये है कि सबसे ज्यादा धात्विक तत्व कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रूबिडियम। जिसका धन विद्युतीय गुण ज्यादा होगा उसी की धात्विकता ज्यादा होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे, C6H14 में कितने समावयवी हैं। C6H14, तो फ्रेंड्स इसके टोटल समावयव कितने होते हैं, 5 होते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। C6H14 क्या कहा जाता है, इसको हेक्सेन कहते हैं, हेक्सेन। अगर इसकी संरचना बनानी हो तो किस तरीके से बनेगी, देखिए C6H14 है, कार्बन कितने हैं, 6 हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 14 हैं। सबसे पहले यहाँ 6 कार्बन लिख लेते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। तो अब आपको पता है कि कार्बन की बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इनको 4 सिंगल बॉन्डिंग ये 4 एलिमेंट से बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे अगर हम H3 लिख दें इस तरीके से, H3, और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड कर दें, तो इस सारी चीज को, अगर सिर्फ इस चीज की मैं बात करूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये एक बॉन्ड, इससे बन गया C। तो देखिए हाइड्रोजन, कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए ना यहाँ पे, तो यहाँ हमने इसको डायरेक्ट लिखा है CH3। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगी आप लोगों को। चलिए तो यहाँ पे हो गया। अब ये जो है यहाँ पे अगर हम लिख दें H2 और एक सिंगल बॉन्ड लगा दें, तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। यहाँ भी लिखेंगे H2, एक बॉन्ड, यहाँ भी H2, एक बॉन्ड, यहाँ भी H2 और एक बॉन्ड। अब हो गया ना, सारे कार्बन और सारे हाइड्रोजन की जो संयोजकताएं हैं वो एक दूसरे से कंप्लीट हो रही है, फुलफिल कर रही हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं H3। तो अब आप कार्बन भी गिन सकते हैं, हाइड्रोजन भी गिन सकते हैं। कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6, हमने तो कार्बन गिन के ही यहाँ पे डाला था, तो ये C6 हो गए। हाइड्रोजन 3 2 5 5 2 7 2 9 9 2 11, और 11 और 3 कितने, 14। तो ये होती है इसकी संरचना। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। और ज्यादा आपको फैलाना है तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया इस तरीके से कर दीजिए, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड लगा के HH ऊपर कर दीजिए, इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Pb प्लस CuCl2, यहाँ पे ये एरो है, फिर PbCl2 प्लस Cu दी गई अभिक्रिया डॉट डॉट अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो सबसे पहले इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे मैं नोट कर लेती हूँ, Pb प्लस CuCl2, उसके बाद यहाँ एक एरो लगाना है, फिर PbCl2 प्लस Cu। अब देखिए Pb प्लस CuCl2 है ना,
अब उसके बाद जब इधर आप आएंगे तो देखेंगे PbCl2 यानी क्यूप्रिक जो था Cu वो क्या हुआ है, विस्थापित हो गया है ना, विस्थापित हुआ है। तो विस्थापित हो रहा है यहाँ पे Cu, तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या हो जाएगी, ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना सबको? आप लोग लास्ट में अपने स्कोर जो है वो जरूर कमेंट करिएगा कि आपने कितना स्कोर किया, आपने कितने क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट किए हैं, और जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। चलो आगे देखते हैं। एक दर्पण की वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध होता है। एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है f, वो वक्रता त्रिज्या के अपॉन 2 होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अपॉन 2। वक्रता त्रिज्या को r यहाँ पे दिया गया है हर जगह, तो r से हम लोग डिनोट करते हैं। तो आप देखिए f इजिकल टू आर अपॉन 2, अब f इजिकल टू आर अपॉन 2 है नहीं ऑप्शन में, कोई बात नहीं। तो r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 2f, r बराबर 2f यहाँ देख लेंगे तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, r बराबर 2f। या आप कहिए फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या आप कहिए कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकल दूरी की दुगनी होती है। तो दोनों बात सेम ही है, जैसा भी ऑप्शन में आपको दिखे उस तरीके से आपको अपना इक्वेशन बनाना होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन संयोजी ऊतक है? तो सबसे पहले ऊतक की बात करते हैं। ऊतक क्या होता है? तो कोशिकाओं के समूह को ग्रुप ऑफ सेल क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। ऊतक जो होते हैं ये दो प्रकार के, बेसिकली तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जंतु ऊतक, दूसरा होता है पादप ऊतक। नाम से आप समझ सकते हैं कि जंतुओं में पाया जाने वाला ऊतक जंतु ऊतक कहलाता है और पादपों में पाया जाने वाला ऊतक पादप ऊतक कहलाता है। तो यहाँ हम फिलहाल बात कर रहे हैं जंतु ऊतक की। अब जंतु ऊतक जो होते हैं ये भी 5 टाइप के होते हैं, यहाँ लिख देते हैं जिससे आपको जब PDF मिले तो आपको सब कुछ दिख जाए यहाँ पे। तो ये था एक जंतु ऊतक, है ना, जंतु ऊतक, और दूसरा था पादप ऊतक, पादप ऊतक। जंतु ऊतक जो होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, पेशीय ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, और 5वां जो होता है वो जनन ऊतक होता है। कौन कौन सा लिख देते हैं? उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संयोजी, पेशीय ऊतक, ये होता है आपका तंत्रिका ऊतक, और 5वां होता है जनन ऊतक। ठीक है, जब आपके पास इसकी PDF जाएगी, टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 5 ऊतक होते हैं जंतुओं में, और यहाँ किसकी बात हो रही है? संयोजी ऊतक की। तो जो संयोजी ऊतक होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य ये करते हैं। अब जोड़ने का कार्य कर रहे हैं तो ये लगभग सभी अंगों में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी सारी बॉडी के जो पार्ट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो सभी जगह ये पाए जाते हैं। अब जैसे इसमें क्या क्या हो गया, ब्लड हो गया, उसके बाद हड्डियां हो गई, ये सभी किसमें आती हैं? संयोजी ऊतक में। तो जब आप देखेंगे ऑप्शन में तो यहाँ आपको मिलेगा हड्डी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, हड्डी जो होता है वो संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। क्लियर है सबको? आगे बढ़ेंगे। मेंडलीफ आवर्त सारणी में न खोजे गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ? तो मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी का निर्माण किया तो उन्होंने कुछ खाली स्पेस छोड़ दिए थे, कुछ ऐसे स्पेस छोड़ दिए थे जो कि रिक्त थे। उनका ये मानना था कि आगे फ्यूचर में भी कई एलिमेंट ऐसे खोजे जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टी अदर्स जो एलिमेंट है उनकी जैसी होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ खाली ब्लॉक छोड़े थे। तो बाद में आगे चल के जर्मेनियम और गैलियम, जर्मेनियम और गैलियम 2 एलिमेंट्स को उसमें ऐड किया गया। तो यहाँ ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, आपको जर्मेनियम दिख रहा है ना, ऑप्शन डी में जर्मेनियम। तो जर्मेनियम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर गैलियम भी यहाँ दिया होता तो वो भी आंसर करेक्ट होता, क्योंकि इन दोनों एलिमेंटों को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, आवर्त सारणी के जनक अगर पूछा जाए तो मेंडलीफ हैं आवर्त सारणी के जनक, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो इन्हीं की देन है, इसलिए आवर्त सारणी का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। क्लियर है सबको? चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, CO का आणविक द्रव्यमान है। तो CO का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान निकालना अगर आपको नहीं आता है तो आज आप देख लेंगे, तो आज के बाद आप कभी भी चाहे कुछ भी आपको दे दे, कोई भी यौगिक दे दे, उसका आणविक द्रव्यमान आप आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको CO का आणविक द्रव्यमान निकालना है ना।
अब जो C होता है उसका परमाणु भार कितना होता है कार्बन का, तो ये होता है 12। कितना होता है 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए परमाणु क्रमांक जितना होता है लगभग उसके दुगने के बराबर उसका परमाणु भार होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार कितना होता है 12 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कितना होता है 16 होता है। यहाँ पे आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, है ना, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो आवर्त सारणी में आप जितनी आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से कुछ एलिमेंट जो स्टार्टिंग के उनके परमाणु क्रमांक को आप लोग याद कर लीजिए। तो यहाँ पे हमको CO का निकालना है, तो बस इनको ऐड कर दीजिए, यहाँ प्लस का सिंबल लगा दीजिए। 6 2 8 1 1 2, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 28, है ना। 28 ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। CO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 28 होता है। देखा कितना इजी था। चलो आगे देखेंगे। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा जिसको कि एपिडर्मल कहते हैं, कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा जो होती है कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको राइजाइट कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा राइट आंसर। क्या कहा जाता है राइजाइट। ये जो होती हैं ये जड़ों के समान दिखती हैं पर ये वास्तव में सत्य जड़ें नहीं होती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। NO2 का धूम्र ह्यूमस रंग में है, तो NO2 इसका जो कलर होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, ये भूरे रंग का होता है, भूरे कलर का ये होता है ब्राउन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है। सबसे नरम खनिज पूछ रहा है, टैल्क, संगमरमर, टूथपेस्ट या हीरा। तो संगमरमर और हीरा ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अब इसमें टैल्क और टूथपेस्ट में आपको बताना है क्या है। तो फ्रेंड्स टैल्क और टूथपेस्ट में जो सबसे नरम खनिज होता है, खनिज की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो खनिज टैल्क हो जाएगा इसमें राइट आंसर। टैल्क जो होता है ये साबुन की तरह मुलायम और चिकना होता है और इसके अगर कलर की बात करें तो ये ग्रीन या फिर व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो टैल्क हो जाएगा इसमें राइट आंसर, सबसे नरम खनिज। आगे देखेंगे किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी। कोई भी मिश्र धातु, किसी भी मिश्र धातु की बात हो, अगर उसमें एक धातु जो है वो मरकरी है ना, मरकरी अगर मिलाई जा रही है कहीं पर भी तो वो जो धातु है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाती है अमलगम। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक धातु मरकरी है तो जो भी धातु बनेगी, जो मिश्रण बनेगा उसको क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे। क्लियर है सबको। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। तो नर युग्मक जो होता है वो किस गुणसूत्र का वाहक होता है, या तो उसमें X गुणसूत्र पाए जाते हैं या तो Y, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं होगा, या तो X गुणसूत्र या तो Y गुणसूत्र, दोनों में से एक गुणसूत्र जो होते हैं वो नर युग्मक में पाए जाते हैं और इसीलिए इन्हें विषम युग्मकी कहा जाता है। नर को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, विषम युग्मकी, ठीक है। और जो मादा होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो उसमें सिर्फ X गुणसूत्र पाया जाता है और इसलिए इनको कहा जाता है समयुग्मकी। तो क्लियर है ना सबको। नर में या तो X या तो Y, दोनों में से एक पाया जाएगा, लेकिन मादा में सिर्फ और सिर्फ X गुणसूत्र। चलो आगे देखेंगे। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डॉट डॉट के ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो अभी ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो गया है, बस थोड़ा सा दूसरे टाइप से लिखा गया है। खैर कोई नहीं, इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था, है ना। तो कोयले और पेट्रोलियम के दहन से किसके ऑक्साइड का निर्माण होता है, नाइट्रोजन और सल्फर के। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से कौन अंडक का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, पुंकेसर। बाकी वर्तिकाग्र अंडाशय तो होगा ही होगा और वर्तिका, ये सभी जो है ये अंडक के पार्ट होते हैं। क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ेंगे। एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है कि फोकस दूरी कितनी होगी। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। क्या है, वक्रता त्रिज्या r है तो फोकस दूरी कितनी होगी। मैंने आपको बताया फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो फोकस दूरी f जो है वो अपॉन 2 r/2 होगी। कितनी होगी, r/2 होगी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। जब पादप सूर्य प्रकाश से दूर गति करता है तो उसे कहते हैं, देखिए जब सूर्य की तरफ गति करेगा, जिस तरफ से सूर्य आ रहा है जब उसकी तरफ गति करेगा तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहेंगे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। लेकिन जब सूर्य की विपरीत दिशा में वो गति कर रहा है तो इस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा आंसर।
आगे देखेंगे मानव त्वचा निर्मित होती है। मानव त्वचा जो हमारी स्किन है वो किससे निर्मित होती है, किस ऊतक से, तो वो निर्मित होती है एपिडर्मिस ऊतक से। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, एपिडर्मिस ऊतक। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे, डॉट डॉट में तत्व नाभिकीय स्थायित्व की आवर्तिकता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, N/P। N/P जो अनुपात होता है, तो इसमें जो तत्व होते हैं वो नाभिकीय स्थायित्व की आवर्तिकता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन मूलाभास के लिए सही नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पादप को किसी सतह से जोड़ने का कार्य करती है। जो मूलाभास जड़ें होती हैं ये वास्तविक जड़ें नहीं होती, सत्य जड़ें नहीं होती है, ये जड़ के समान सिर्फ ये दिखती हैं। इनका कार्य होता है, ये क्या करती हैं, पादपों को सतह से जोड़ने का कार्य करती हैं और जड़ में उनकी जल और खनिज लवण इन सबके अवशोषित करने का भी कार्य ये करती हैं। किस पौधे के अंतर्गत आती हैं, तो ब्रायोफाइट्स पौधे के अंतर्गत ये आती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन ऐसी अभिक्रिया है जो कि बिना जल में किसी ठोस पदार्थ को बिना जल में परिवर्तित किए वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लास्ट में कमेंट आप लोग जरूर करेंगे अपने अपने आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आवृत बीजों के प्रजनन अंग स्थित होते हैं, तो आवृत बीजों के प्रजनन अंग फूलों में स्थित होते हैं। ठीक है, उनके फूलों में उनके प्रजनन अंग पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आपको अच्छे तरीके से समझाने का, क्योंकि अब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए रिवीजन। यहाँ पे सारे ही जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए थे सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप लोगों ने अगर ध्यान से देखी है तो मुझे 100% श्योर है, पूरा विश्वास है कि ये आप लोगों को हेल्प जरूर करेगी एग्जाम में। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगाकर आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी को अपने सक्सेस बनाइए, एग्जाम में सिलेक्शन पाइए। और ये जो सीरीज़ है इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द लाऊंगी मैं, तो उसको भी आप लोग जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करिए। तो ठीक है, आज बस यहीं तक खत्म करते हैं आज की वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।